दोस्तों स्वागत है आपका के साथ आपके सामने मौजूद। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बचे कुचे किले को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको किस तरीके से तेलंगाना की जनता ने रिजल्ट दिया और इसके बाद रेवंत रेड्डी को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री। बताएंगे एक एक करके सारी बड़ी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दक्षिण भारत तेलंगाना के रिजल्ट के बाद पूरी तरीके से भाजपा मुक्त हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं दोस्तों। इस बीच तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते ग्राफ को पूरी तरीके से रोक दिया है और एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिल रही है दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 6 सीटों पर आकर सिमट गई है। बीआरएस पार्टी जो लगभग 10 सालों से सरकार चला रही थी और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया करती थी, उसे भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह पर शिकस्त दी है। कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस पार्टी के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को चुनाव हरा दिया है। कांग्रेस पार्टी को पूरे राज्य के अंदर लगभग 39% वोट मिले हैं, जबकि 10 साल से सरकार चला रही बीआरएस पार्टी को लगभग 37% वोट मिले हैं दोस्तों। एआईएमआईएम को 1.7% वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 13% वोट तो मिले, लेकिन बीजेपी की सीटें मात्र 6 तक पहुंच पाई है। कांग्रेस पार्टी 72 के आंकड़े के साथ सबसे आगे लीड बनाए हुए है दोस्तों। आपको बता दें कि 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी अपनी सीट पर भारी अंतर से चुनाव जीते हैं, जबकि उन्होंने अपना संकल्प पूरा करके दिखाया है। केसीआर को कामा रेड्डी की सीट पर चुनाव हराने के पीछे सबसे बड़ा कारण है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने अपनी सीट के साथ साथ केसीआर को हराने के लिए कामा रेड्डी की टिकट पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया था और इसके नतीजे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कामा रेड्डी की सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लगभग 3514 वोट से चुनाव में जीत मिली है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर के सामने रेवंत रेड्डी मैदान में उतरे थे, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और बीजेपी के उम्मीदवार को फायदा मिल गया है और रेवंत रेड्डी के कारण केसीआर यहां से चुनाव हार गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो संकल्प रेवंत रेड्डी ने लिया था कि केसीआर को शिकस्त देंगे, क्योंकि बार बार पुलिस की ओर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। रेवंत रेड्डी को पिछले 2 साल से इतना परेशान किया गया था कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि रेवंत रेड्डी ने अपना संकल्प पूरा किया है। दिन रात मेहनत करने के बाद जनता ने उनको जबरदस्त जन समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता करीमनगर से पीछे चल रहे हैं बंदी संजय कुमार, जो कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के तेलंगाना में उम्मीदवार बताए जाते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी 13% से ज्यादा वोट इकट्ठा नहीं कर पाई है, लेकिन इसके बावजूद करीमनगर से मैदान में उतरे थे बंदी संजय कुमार, जो अभी लगातार बड़ी हार की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने जबरदस्त जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ा लिया है। साथ साथ आपको बता दें कि खम्मम वो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्यमंत्री केसीआर ने अपना चुनावी कैंपेन शुरू करने से पहले ताकत दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तुमाला नागेश्वर रॉय जो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग की थी, उन्होंने 24,000 के वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि कोडाड के अंदर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया है दोस्तों। तब कांग्रेस पार्टी के नेता तेलंगाना के होने वाले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया है कि किस तरीके से मेहनत करके पूरे परिदृश्य को बदला जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणुका चौधरी की ओर से तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। आप लोग क्या इस बात का समर्थन करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पूरे तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। जगह जगह बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं दोस्तों। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जिनके नेतृत्व में पूरे राज्य के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा था, यानी तेलंगाना की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी, वो इतने खुश थे कि उन्होंने अपने पास बुलाते हुए रेवंत रेड्डी को गले लगाया और इसके बाद उनको मिठाई खिलाई है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत पूरे दक्षिण भारत के अंदर यूपीए गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत की तरह है दोस्तों। केसीआर जो इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे थे और अब तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है, तो तेलंगाना से अब इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ पूरे तेलंगाना में आ रहे रिजल्ट के बाद सोनिया गांधी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है दोस्तों। सोनिया गांधी को सोनियम्मा कहकर पुकारने वाले तेलंगाना के लोगों ने जबरदस्त जीत दिलाई है। इसके बाद सोनिया गांधी के बैनर पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के अंदर सोनिया गांधी के पोस्टर पर दूध डालकर सेलिब्रेशन किया है। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के फोटो पर भी दूध डालकर सेलिब्रेशन किया जा रहा है दोस्तों। यानी दक्षिण भारत जिस तरीके से सेलिब्रेशन करता है, वैसा ही जबरदस्त सेलिब्रेशन पूरे तेलंगाना राज्य के अंदर देखने को मिल रहा है। केसीआर के बेटे केटीआर जो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बीते दिन ऐलान कर रहे थे कि राज्य के अंदर उनकी सरकार बनने जा रही है, सेलिब्रेशन की तैयारी की जाए। केटीआर के इन बयानों के बाद लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं दोस्तों। केटीआर हैट्रिक की बात कर रहे थे, हैट्रिक लोडिंग 3.0 कर रहे थे, यानी अगली सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार राज्य में सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्य में कहीं भी दूर दूर तक बीआरएस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। बड़े बड़े मंत्री तक चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री अपने 2 में से 1 सीट पर चुनाव हार गए हैं और एक और सीट पर लगातार पीछे है दोस्तों। साथ साथ तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना
निशाना साधते हुए कहा कि यू आर एमिंग एट द कार टायर, यानी अपने ही चुनाव चिन्ह कार की ओर क्या आप इशारा कर रहे थे, यानी अब तंज कसा जा रहा है। साथ साथ हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की फतह के बाद जश्न में डूबी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर टीडीपी पार्टी के झंडे दिखाई दिए हैं। दोस्तों रेवंत रेड्डी ने निकाला रोड शो। आपको बता दें कि अब इसका असर आंध्र प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी बीआरएस से आगे निकल गई और इसी के साथ में चुनाव जीत के बाद अब जश्न में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जिससे अब आंध्र प्रदेश की राजधानी तय होने वाली है। तेलुगु देशम पार्टी ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के जश्न में झंडे जहां तहां टीडीपी के दिखाई दिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी टीडीपी के साथ अलायंस करने पर विचार कर सकती है। टीडीपी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस अगर आंध्र प्रदेश के अंदर होता है तो जगन मोहन रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी के हर चीज में सपोर्ट करते हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। राहुल गांधी 8 दिसंबर को तेलंगाना में मौजूद रहेंगे, जहां पर रेवंत रेड्डी की ओर से शपथ लिया जा सकता है। और राहुल गांधी इसके बाद भारतीय लोगों से मुलाकात करने के लिए सिंगापुर जाने वाले हैं, जहां पर विदेश के कई दौरे के बाद वो जानेंगे कि भारत से बाहर रखने वाले एनआरआई क्या समझते हैं, भारत को किस तरीके से विकास के रास्ते पर लाया जा सकता है। और राहुल गांधी अपनी बातें भी करेंगे, बताएंगे कि कैसे उनके पास एक विजन है 2024 को लेकर। साथ साथ दोस्तों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने कहा कि वे कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, वे अपने इस स्टैंड पर हमेशा कायम रहेंगे, अभी भी कायम है और आगे भी रहेंगे। अजीत पवार ने शुक्रवार को दावा किया था कि शरद पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे, उन्होंने ही भाजपा के साथ मिलने के लिए कहा था। शरद पवार बोले, कहा अजीत पवार की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। अजीत पवार के खुलासे के बाद शरद पवार ने कहा कि सुबह सुबह चुपके से शपथ लेने वाले अगर पार्टी की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। बारामती लोकसभा सीट से अजीत पवार गुट ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। बारामती की सीट एनसीपी की सीट है और इस बार एक बार फिर से राज्य की जनता हम ही लोगों को चुनेगी। साथ साथ दोस्तों जश्न में डूबी कांग्रेस पार्टी, कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के पोस्टर पर डाले दूध और पटाखे फोड़े गए। इसके बाद जोरदार उत्साह तेलंगाना में देखने को मिला। साथ साथ बीजेपी की भाषा बोलते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आए। प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि सनातन विरोधी टिप्पणी करने और जातिवाद के कारण कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। दरअसल दोस्तों ये अपने आप को कांग्रेस पार्टी के नेता बताते हैं, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट देकर भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अगर सनातन विरोधी बयान देकर और जातिवाद के कारण कांग्रेस पार्टी को अन्य राज्यों में हार मिली है तो तेलंगाना में जीत क्यों मिली है, इसका जवाब प्रमोद कृष्णम को देना चाहिए। और अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में इतनी ही बुराई लगती है तो कम से कम बीजेपी में जाकर ट्राई कर लेना चाहिए कि भाजपा उनको कौन सा बड़ा पद देती है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल केवल केंद्रीय मंत्री बनाकर अलग थलग कर दिए गए हैं, वैसा ही शायद उनके साथ भी हो सकता है। वैसे भी प्रमोद कृष्णम ना तो विधायक है ना एमएलए है, ना उनके नाम पर कोई एक सीट कोई जीत सकता है। साथ साथ दोस्तों इस तरीके के बयान पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ निवाड़ी के अंदर एक नया नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 15,346 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 7,936 के आसपास वोट मिले। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 7,865 वोट मिले। लगभग एक तिहाई का मामला चलता रहा, यानी 3 अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग वोटों में डिवीजन देखने को मिला। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के कई कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके कारण कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। दोस्तों इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कमलनाथ को समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, जैसा कि दिग्विजय सिंह चाहते थे, लेकिन शायद कमलनाथ ने अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में ला दिया है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि तेलंगाना में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को दक्षिण भारत में जबरदस्त सीट मिलने वाली है। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है दोस्तों, यानी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन पर फोकस किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत को लेकर नई रणनीति के साथ सामने आ सकती है। साथ साथ कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर जेडीयू ने साधा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर बैठक बुलाई है। पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस सहित गठबंधन के अन्य नेताओं की बैठक बुलाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से सीरियस मूड में दिखाई दे रही है। साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर जीत मिली है। इसके बाद बीजेपी के लिए सीएम चुन पाना काफी डिफिकल्ट नजर आ रहा है दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दावेदारों के नाम में काफी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों 2 निर्दलीय मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। भरतपुर के कामा विधानसभा सीट से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी के नौक्षम चौधरी और कांग्रेस पार्टी के जाहिदा खान मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त जीत मिलती दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी ओर वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले बीजेपी के इकलौते मुस्लिम चेहरा यूनुस खान पार्टी से निकलने के बाद निर्दलीय पर्चा भरकर मैदान में उतरे, जिसके कारण उनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि वो अपनी सीट पर लगातार लीड बनाए हुए हैं दोस्तों, यानी कई
सारे ऐसे उम्मीदवार है जो बागी होकर चुनाव लड़े थे और अपने अपने स्तर पर इनको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर मूवी का रिव्यू करने वाले व्यक्ति को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं में से एक बीजेपी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि राज्य की जनता ने उनको लगभग 600 वोटों से चुनाव हराया है। दरअसल दोस्तों कई सारे मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार रहे हैं। हालांकि वो इस बात को मना कर रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन अंतोगत्वा रिजल्ट वैसा ही रहा जैसा कि दावा किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता को हार मिली है। साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ही दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके बेटे का एक वीडियो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सामने आया था, नरेंद्र सिंह तोमर 24,000 के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले आने के बाद क्या सही से प्रचार नहीं किया गया, क्या जनता के बीच में मैसेज नहीं पहुंचाया गया जो इस व्यक्ति को वापस से चुन लिया गया है। दोस्तों इनको जनता ने वोट देकर जिताया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ विधानसभा चुनाव के रुझान के बाद कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई तो इस पर अब बीजेपी के लोग तंज कस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि राज्यों के रिजल्ट के बाद यह तय है कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के अंदर एक नई रणनीति के साथ और उत्तर भारत में नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। साथ साथ दोस्तों 3 हार को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के करीबी नेता के बयान के बाद अब जल्द प्रमोद कृष्णम पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये मांग उठ रही है। साथ साथ सूर्य प्रताप सिंह बोले, कहा इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़ा, परिणाम सबके सामने है, कांग्रेस को सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, अहम ले डूबा है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर बताएगा। साथ साथ केसीआर की पार्टी ने मान ली हार, बीआरएस सांसद बोले, कहा कांग्रेस को देनी पड़ेगी बधाई। इसी के साथ में अखिलेश यादव को लेकर जो कमलनाथ ने टिप्पणी की थी अखिलेश वाली, वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने कहा कि अखिलेश यादव को इस तरीके से समाज के बीच में ह्यूमिलेट करना और इंसल्ट करना कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा गया है। कम से कम 4 से 5% वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी का बढ़ जाता अगर सपा को साथ में लेकर चुनाव लड़ा गया होता। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पाएंगे साथ साथ दोस्तों तेजस्वी यादव को लेकर बिहार में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए हैं। तेजस्वी ही करेंगे बिहार का कल्याण, तेजस्वी करते हैं अपना वादा पूरा, नहीं छोड़ते अपना काम अधूरा, युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। इस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने की मांग की जा रही है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार क्या सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, क्या उत्तर प्रदेश आकर फूलपुर से मैदान में उतरेंगे, ये कई सारे स्ट्रेटेजिकल सवाल है जिस पर जवाब महागठबंधन के लोगों को देना है। और लालू यादव नीतीश कुमार सही से विचार भी कर ही रहे होंगे। जो भी रिजल्ट सामने आएगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि हम लोगों का भविष्य तो तेजस्वी यादव ही है, बिहार का भविष्य ही तेजस्वी यादव है। तो क्या अब समय आ गया है कि तेजस्वी यादव के जिम्मे बिहार की जिम्मेदारी दी जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया के शाही महल में जेपी नड्डा पहुंचे, नरेंद्र तोमर से दूरी के क्या सियासी मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे थे। इस मौके पर नड्डा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी निमंत्रण पर उनके परिवार के साथ जय विलास पैलेस पहुंचे। नड्डा ने सिंधिया परिवार के साथ महल में काफी लंबे समय बिताया। बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना लगातार आज जारी है। सिंधिया का अतिथि स्वीकार करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक और कैलाश विजयवर्गीय से दिल्ली में मुलाकात की जा रही है, दूसरी ओर जेपी नड्डा खुद सिंधिया के घर पहुंचे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि मतगणना के आज जो अंतिम रिजल्ट शाम तक सामने आ जाएंगे, उसके बाद बीजेपी किस और बढ़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता ने सुबह से ट्रेंड कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दे रखा है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और इस वक्त किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश में उबाल पर सियासी पारा, कमलनाथ ने जारी किया वीडियो, शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश न होने के लिए कहते हुए कमलनाथ की ओर से वीडियो जारी किया गया है। कमलनाथ ने कहा कि आप लोग को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना है, लड़ाई लड़नी है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार का अंत होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे की जगह असली नतीजे पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कंट्रोल रूम भी बनाया है। साथ साथ भोपाल लौटे कमलनाथ लगातार मतदाताओं पर भरोसा जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि अंतिम रिजल्ट आने तक मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बम्पर समर्थन के साथ सरकार बनाने जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों राजस्थान का NAI जिस्ट एग्जिट पोल दावा करता है कि अगर कास्ट वाइज बात करें तो किस कास्ट ने किस पार्टी को वोट दिया है, तो जाट समाज की बात करें तो उन्होंने बीजेपी को 37% वोट डाला है, कांग्रेस पार्टी को 33% समर्थन जाट समाज के लोगों का मिला है। गुर्जर समाज की बात करें तो बीजेपी को 43% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 35% गुर्जर समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है। मीणा समाज की बात करें तो बीजेपी को 35% मीणा समाज के लोगों ने समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी को 47% मीणा समाज की ओर से समर्थन किया गया है। मेघवाल की बात करें तो बीजेपी को 13% समर्थन मिला है, कांग्रेस पार्टी को 65% समर्थन मिला है। ब्राह्मण की बात करें तो बीजेपी
को 61% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी को 19% ब्राह्मणों ने वोट दिया है। राजपूत समाज की बात करें तो बीजेपी को 65% राजपूत समाज के लोगों ने वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी को 17% राजपूत समाज के लोगों ने वोट दिया है। यादव समाज की बात करें तो 44% बीजेपी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के साथ 35% है। बनिया समाज की बात करें तो बीजेपी के साथ लगभग 60% है और कांग्रेस पार्टी के साथ में 19% है। कुम्हार की बात करें तो बीजेपी को 54% सपोर्ट मिल रहा है। कुमार समाज के लोगों का कांग्रेस पार्टी को 23% सपोर्ट मिल रहा है। आंकड़ों से यह बात तय हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी लगभग बराबरी का मुकाबला जाट, गुर्जर और मीणा समाज के वोटों में कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 65% मेघवाल समाज का सपोर्ट मिल रहा है और राजपूत समाज 65% बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों की संख्या बराबर हो रही है। यादव समाज लगभग बराबर वोटे कर रहा है। बनिया समाज की ओर से बीजेपी को सपोर्ट किया गया है। ब्राह्मण समाज भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मीणा समाज में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। साथ साथ दोस्तों, लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी का पार्टी संगठन में महिलाओं पर फोकस। फिर यूपी में निराशा क्यों, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी संगठन में महिलाओं की सक्रियता को बढ़ाने का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले 10 सालों में 50% महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में संतोष की सुगबुगाहट बढ़ गई है, क्योंकि 130 सदस्यीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। शुक्रवार को कोची में केरल की महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की ओर से टिप्पणी की गई है। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नतीजों से पहले लगाए जगह जगह बैनर पोस्टर बीजेपी ने बताया ओवर कॉन्फिडेंस। दरअसल दोस्तों, कमलनाथ को अगला मुख्यमंत्री बताते हुए कई सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हफीज, प्रवक्ता और उपाध्यक्ष की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेचुलेशन पहले ही कर दिया गया है। भाजपा के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करके दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है, अति उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी तो कहते हैं कि वो चुनाव जीत गए हैं। पार्टी को कितना अंतर से चुनाव में जीत मिलेगा, जनता को यह तय करना है। साथ साथ छत्तीसगढ़ में मतगणना के पहले ही कांग्रेस को सताने लगी ऑपरेशन लोटस की चिंता, यानी अगर छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ सीटों का अंतर रहता है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है, 4 से 5 विधायकों का इधर से उधर जाना ही पूरी सरकार को पलट सकता है। अब कांग्रेस पार्टी की नेत्री कुमारी सैलजा रायपुर पहुंची। यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर प्रतिक्रिया अभी नहीं दी जा सकती है, बल्कि आलाकमान फैसला लेगा। बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला अंतिम निर्णय होगा। बीजेपी कई राज्यों के अंदर ऑपरेशन लोटस की राजनीति अपनाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर ये पिछली बार सफल नहीं हो पाया था, लेकिन बीजेपी फिर प्रयास करेगी और कांग्रेस पार्टी फिर इस मामले को लेकर अलर्ट बैठी है। साथ साथ मतगणना से पहले कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कुमारी सैलजा ने कहा कि बहुमत के साथ बनेगी हमारी सरकार, कोई इफ और कोई बट नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार यानी आज लगातार जारी हैं दोस्तों। एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मतगणना से पहले शुक्रवार को कोर कमेटी की बैठक हुई है। साथ साथ दोस्तों, कमलनाथ ने अपने स्तर पर काउंटिंग में शामिल लोगों से संपर्क साधने का फैसला लिया है, यानी कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के भोपाल दफ्तर में बैठे रहेंगे और यहीं से पूरा कमांड कंट्रोल चलेगा। हर क्षेत्र के अंदर कितने वोटों से कौन आगे चल रहा है, किसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, किस पर दबाव बनाया जा रहा है, ये सारे मुद्दे देखे जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी कई सीटों पर ऐसा हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। 10 से 12 सीटें ऐसी थी जहां पर मात्र 500 के अंतर से चुनाव आगे पीछे हो गया था। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपना हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा है, जहां पर बीजेपी गेम खराब करने की कोशिश करेगी। प्रशासन के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी। मात्र 1-1.5 घंटे के अंदर वहां पर उपस्थिति दर्ज करा दी जाएगी। दोस्तों, कमलनाथ बीजेपी को चौतरफा घेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जातीय जनगणना के प्रति जागरूकता ने उड़ाई बीजेपी की नींद, राष्ट्रीय स्तर पर कराना सही विकल्प। बीएसपी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि जातीय जनगणना के प्रति लोगों की जागरूकता ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। मायावती ने केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, मायावती अमूमन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर ज्यादा निशाना नहीं साधती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट करती है। लेकिन इस मामले को लेकर वो बीजेपी सरकार को हिदायत दे रही है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ साथ लोकसभा के शीतकालीन सत्र हंगामेदार होना तय है। महुआ मोइत्रा मामले में एथिक्स कमेटी पहले दिन पेश करेगा रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनके आचरण को आपत्तिजनक और अनैतिक करार दिया है। इसके आधार पर कमेटी ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने या फिर गहन जांच की रिपोर्ट आने तक सदस्यता निलंबित करने की सिफारिश की है। देखते हैं इस मामले पर विपक्ष की ओर से क्या रिस्पॉन्स किया जाता है। साथ साथ संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सांसदों के लिए गाइडलाइंस जारी, मंजूरी से पहले नोटिस सार्वजनिक करने की मनाही। सांसदों के निर्देश देते हुए कहा गया है कि अभी पहले सत्र तक राज्यसभा में विशेष तौर पर विपक्षी
सांसद सदन में किसी भी मुद्दे को उठाने संबंधित नोटिस पर सार्वजनिक जानकारी देते हैं, जो अब पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। आदि पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा पर भी यही आरोप लगाया था कि उन्होंने अपना नोटिस दिखाया है सदन में पेश करने से पहले, और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है और कार्रवाई चल भी रही है। शासन मिजोरम चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। मतगणना की तारीख बदली गई, अब 4 दिसंबर को होगा वोटों की गिनती। प्रदर्शन के बाद फैसला लिया गया है। इससे पहले मिजोरम के अंदर एनजीओ समन्वय समिति ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव की मांग करते हुए शुक्रवार को राज्य भर के अंदर प्रदर्शन किया। युवाओं समेत सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनकर अपना विरोध जाहिर किया है। दरअसल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना में मतदान प्रतिशत बढ़कर 71.23% हो गया है। सवाल उठने पर चुनाव आयोग ने स्थिति साफ करने का आश्वासन दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आखिरी बार मतदान के लिए समय और रात 9:30 बजे तक मतदान की सूचना देने वाले निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों की संख्या के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया और किया कि कुल मिलाकर चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चली है। दरअसल दोस्तों 5 बजे तक लगभग 63% के आसपास वोट पड़े थे। देर रात तक इसमें संशोधन किया गया। शुक्रवार सुबह मतदान प्रतिशत 70.66 बताया गया और बाद में संशोधित करके 71.23% मतदान बताया गया। हालांकि इससे ज्यादा वोट पिछली बार 2018 में पड़े थे, लेकिन इस बार वोटों की संख्या कम होने के पीछे कई तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो यही कि मिस मैनेजमेंट था। साथ साथ दोस्तों आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे मुजफ्फरनगर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गांव सावटू और भोकड़हेड़ी के अंदर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में किसानों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े किए हैं और स्थानीय मुद्दे उठाए हैं। देखते हैं इससे बीजेपी के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। साथ साथ अंत तक नहीं रोक पाएंगे पोस्टल बैलेट के परिणाम। गिनती पूरी होने के बाद तुरंत घोषणा कर दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि इस बार पोस्टल बैलेट के परिणाम अंतिम तक नहीं रोके जाएंगे, बल्कि इनकी काउंटिंग पूरी होते ही इसके परिणाम बता दिए जाएंगे। राजन ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मतगणना की तैयारी को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल की गिनती होगी। 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और पोस्टल की गिनती के बाद रिजल्ट को ऐड कर दिया जाएगा, यानी ज्यादा नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर बैलेट पेपर वाले मामले में सवाल खड़े होते हैं कि जब बैलेट के वोट काउंट कर लिए गए हैं तो बाद में उसे क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि बाद में 100 200 वोटों के अंतर बचता है और ऐसे में कई बार अधिकारी जबरदस्ती घुसकर चुनाव के नतीजे को बदल देते हैं और इसके बाद ही सवाल खड़ा हो रहा है कि बैलेट पेपर की गिनती पहले होनी चाहिए। पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो गाइडलाइंस जारी किया गया है पहले काउंटिंग का, क्या इसे आज फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।